जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस बेहतरीन क्लास में। ये चैप्टर वाइज सीरीज हम लोगों की चल रही है, जिसमें शुरू से हम मनोविज्ञान को लेकर चल रहे हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका एक पोर्शन होता है 30 मार्क्स का। वहां पर जो आज के दो टॉपिक्स हैं, संज्ञानवाद और जो मानववाद है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसमें आप चाहे सीटेट देखें चाहे यूपीटेट देखें, किसी भी परीक्षा के लिए अगर हम ये कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संज्ञानवाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर नहीं है या कोई भी टॉपिक नहीं है। क्योंकि यहीं पर आप पढ़ते हैं जीन पियाजे सर को, यहीं पर आप पढ़ते हैं वाइगोस्की सर को, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं बड़े, ब्रूनर हुए, इनको आप यहीं पर पढ़ते हैं, मॉस्लो हुए मानवतावाद में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर संज्ञानवाद को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, और मानवतावाद की दूसरे इनके जो सेपरेट सिद्धांत हैं, जैसे मॉस्लो सर का है आवश्यकता का सिद्धांत, तो उनको हम सेपरेटली भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम शुरू करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं कि संज्ञानवाद क्या है। देखिए, अगर संज्ञान की बात जब आती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे मस्तिष्क की सोचने, समझने, विचार करने, तर्क करने, समस्या को समाधान करने की जो क्षमता होती है, उसे ही संज्ञान कहते हैं। और इस विचारधारा को मानने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। इसमें कोई कोई भी टफ बात नहीं है आपको इतनी बात समझने में कि हम मस्तिष्क से जो भी प्रक्रिया करते हैं, सपोज करो हमने जो भी जानकारी हमें सामने दिखाई दी उसको हमने धारण किया, उस धारण की हुई जानकारी को अपने अंदर एक प्रोसेस करते हैं, उस पर हमें तर्क करना है कि सोचना है कि याद रखना है, उस पर प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद जो हम प्रतिक्रिया देते हैं या जो आउटपुट निकलता है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, तो यही क्या है, संज्ञानवाद है। ठीक है, अगर इसके प्रवर्तक की बात करें तो संज्ञानवाद की शुरुआत, ये तो वही चीजें लिखी जो हमने आपको बताई है कि संज्ञानवाद एक वैज्ञानिक विचारधारा है जिसका मुख्य ध्यान मानव मन की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर होता है। वही जो हम आपको बता गए हैं, जैसे सोचने, याद करने, सीखने, समस्या हल करने, निर्णय लेने आदि जैसी मानसिक प्रक्रियाएं संज्ञानवाद के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, इतना आपको पहले से पता होगा। हमें जरूरत है किस चीज की, वो इस चीज की। यहाँ के जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे जीन पियाजे सर हो गए, जेरोम ब्रूनर, इतना ज्यादा इन दोनों मनोवैज्ञानिकों को पूछा जाता है, और लेव वाइगोस्की, मतलब ऐसा कोई एग्जाम, टीचिंग का एग्जाम नहीं होगा, किसी भी स्टेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर पियाजे सर, ब्रूनर या वाइगोस्की से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक हम और बढ़ा के चल रहे हैं, क्योंकि चीजें हम हल्के में लेके नहीं चलेंगे। हमारा आप सिलेबस पीछे की क्लास देखिए, जहां पर हमने आपको व्यवहारवाद पढ़ाया है, आपको प्रकारवाद पढ़ाया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चीजों को कितनी डिटेल में हम लेकर चले हैं, कुछ भी छूटे ना, इतना लेकर चल रहे हैं और कम टाइम में करा के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और 1 तारीख से क्लासेस आपकी बहुत रेगुलर कर देंगे। बस ये थोड़ा सा हौच पौच था, इधर काफी सारे प्रोग्राम्स लगे हुए थे, लेकिन 1 तारीख से आपको विधिवत क्लास मिलेगी। जीन पियाजे की बात करें तो पियाजे सर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे सर जो थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक्चुअली ये एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, और मात्र 22 साल में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। ये एक तथ्य है जो हमने आपको बता दिए। ठीक है, इन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ फ्रांस में जाकर भी काम किया था। कहां पर? फ्रांस में जाकर अल्फ्रेड बिने, जिन्हें आप बुद्धि के लिए जानते हैं, उनके साथ भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी जो मतलब की है। देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो मनुष्य का विकास है वो किस तरह से चलता है। वो जो संज्ञान है, जो संज्ञान डेवलप करता है, यानी सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता, मस्तिष्क की क्षमताएं जो डेवलप होती हैं, वो किस तरह से होती हैं? वो शारीरिक विकास, वो शारीरिक विकास का एक क्रम होता है, उसी क्रम में डेवलप होती है। जैसे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था क्या थी? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से कितने वर्ष तक होती है? पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था दी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से 11 साल से ऊपर की होती है। तो 4 अवस्थाएं बेस के लिए इन्होंने दी, और इन्होंने बताया कि इन 4 अवस्थाओं में, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों अवस्थाओं में जो बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो किस तरह से होता है, या कौन सी क्रियाएं हैं
जो वो इन विकास के चरणों में, शारीरिक विकास के चरणों में कर पाता है, इतना ही पॉसिबल होता है। ये एक यूनिवर्सल है, मतलब मनुष्य के लिए एक यूनिवर्सल व्यवस्था है कि अगर 2 साल का बच्चा होगा तो वो प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा, मतलब वो जो कार्य करेगा उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होंगी। उसके अंदर जो मैकडूगल सर ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो उन्हीं मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी, प्रतिवर्ती क्रियाएं यहाँ पर करेगा। ठीक है, हाथ हिलाना, डुलाना, चूसना और थोड़ा इधर उधर लुढ़कना, चीजों को पकड़ना, यही चीजें यहाँ पर आती है। इनका डिटेल अध्ययन हम जो इनका संज्ञानवादी सिद्धांत, जब हम इसका अध्ययन करेंगे पूरे चैप्टर उसके सिद्धांत का, तब करेंगे चर्चा। दूसरा, इन्होंने जो 2 से 7 साल की बताई, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा 7 साल तक का जो बच्चा होता है वो कुल चीजें जानने लगता है, मतलब उसमें जो उसके आसपास की चीजें होती हैं उसको, जिसे अजीब बात उन्होंने कहा तो उसको वो जीवित मान के चलता है, मतलब टॉयज होंगे तो उनको वो जीवित मान के चलेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पर होती है। ठीक है, 7 से 11 साल में मूर्त, तो जो मूर्त संसार है उसको लेकर उसका चिंतन जो होता है वो होता है केवल, यहाँ पर अमूर्त चिंतन डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो कहाँ पर होता है 7 से 11 वर्ष तक। यहाँ पर पलटा भी गुड़ आ जाता है, उसमें संरक्षण आ जाता है, ये सब डिटेल की चीजें जो चैप्टर में पढ़ेंगे। और 11 से ऊपर बच्चा जो होता है वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है, और किसी बात पर कैसा एक जो सोचने का है उसका, वो डाइवर्सिव थिंकिंग यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, हमने बड़े शॉर्ट में आपको इनके बारे में बता दिया। चलिए बात करते हैं फिर से। तो जीन पियाजे सर ने इसमें इस तरह की अपनी थ्योरी दी, और ये एक विकास, हाँ ये भी जान लीजिए, ये एक कैसे मनोवैज्ञानिक थे, ये एक विकासवादी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब विकासवादी मनोवैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक विकासवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगर हम ब्रूनर सर की बात करें तो ब्रूनर ने जो थ्योरी दी उसका नाम था संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, वो व्यवहारवादियों की तरह, इसको हटा देते हैं हम लोग जो ऊपर लिखा है, इन्होंने बताया जो सीखना होता है वो व्यवहारवादियों की तरह, जो सीखना होता है वो व्यवहारवादियों की तरह मात्र बाहरी संसार से प्रेरित नहीं होता है। मतलब व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि बाहर जीव कुछ बाहर चीजें देखता है, कुछ उसके सामने स्टिमुलस आते हैं, उत्प्रेरक आते हैं, और उसके प्रति वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। ये कौन कहता है, व्यवहारवादी कहते हैं। भाई बिल्ली को क्या दिखाया गया था, खाना दिखाया गया था, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो लर्निंग बताई गई थी वो व्यवहारवादियों ने ये बताया कि जो बाहर कुछ चल रहा होता है उससे प्राणी प्रभावित होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। ब्रूनर सर ये कहते हैं कि जो जो बच्चे का सीखना होता है वो बाहरी प्रक्रिया ना होकर के मानसिक प्रक्रिया है। समझ गए ना आप बात को? तभी इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि अधिगम मानसिक रूप से होता है, खोज के माध्यम से होता है। बच्चे को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ कार्य दिया जाता है जिससे कि वो क्या करे, खोज करे, और लर्निंग, मतलब डिस्कवरी लर्निंग की बात इन्होंने की। क्या की? डिस्कवरी लर्निंग की बात। तो अगर पेपर में आ जाए कि डिस्कवरी लर्निंग की बात किसने की है, तो वो किसने की है, जेएस ब्रूनर ने की है। खोज के माध्यम से अधिगम। बहुत सी चीजें होती ना हमें डायरेक्ट नहीं बताई जाती हैं, तो टीचर हमें बच्चे को क्या करता है कि कुछ कुछ ऐसा करने को कहता है कि आप खुद ही पता लगाओ कि इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा। तो वही डिस्कवरी लर्निंग की बात कौन करते हैं, जेएस ब्रूनर करते हैं। और जब खोज की बात आ जाएगी तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आप वहां पर आपको अपना संज्ञान लगाना पड़ेगा, आपको अपनी कॉग्निटिव जो सोच है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत हो गया। एक चीज और, एक टर्म आता है उसकी बात कर लेते हैं, हालांकि सिद्धांत तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही। एक टर्म आता है जिसका नाम है उसको कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। क्या कहते हैं? स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम का मतलब समझिए। ये अगर पूछा जाए स्पाइरल करिकुलम जो वर्ड है ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो ब्रूनर सर से संबंधित है। उन्होंने क्या कहा इसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा जो बच्चे को सिखाना है उसकी उम्र के हिसाब से आप उसकी कठिनाई को बढ़ा सकते हैं। सपोज करो हमें गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है, न्यूटन का नियम पढ़ाना है, तो कक्षा 5 के बच्चे को आप क्या बताएंगे? आप कक्षा 5 के बच्चों को यही बताएंगे कि बताइए सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा। भाई यही पूछेंगे कि सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा। अगर 5 का बच्चा है तो आप उससे यही पूछेंगे और इसी पे चर्चा करेंगे। फिर अगर वही कक्षा 8 का बच्चा है तो आप उसको इसकी परिभाषा बताएंगे कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है और इसके बारे में बताएंगे। लेकिन वहीं अगर कक्षा 12 का बच्चा है तो उसको आप यही चीज, स्पाइरल हो रही है लेकिन एज के अकॉर्डिंग अलग अलग जा रही है, और तब 12 का बच्चा है तब आप उसको बताएंगे कि देखिए इसका डेरिवेशन करेंगे, उसको एक उसका गणितीय अध्ययन करवाएंगे। क्या कराएंगे? उसका गणितीय अध्ययन करवाएंगे, जो कि आप इंटर वगैरह में आपको पता है। ठीक है,
तो ये चीजें होती हैं। यही स्पाइरल करिकुलम की चर्चा किसने की? ब्रूनर ने की। डिस्कवरी लर्निंग की चर्चा किसने की? ब्रूनर ने की। बाकी इनका जो पूरा सिद्धांत है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं उल्रिक नाइसर। ये नाम याद रखना नया होगा आपके लिए, हमें ऐसा लगता है। उल्रिक नाइसर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और इसी बुक के नाम से ही वास्तव में साइकोलॉजी को क्या मिली? पहचान मिली। शायद 1967 में ये बुक आई थी। इसी बुक से जो कॉग्निशन वर्ड है वो विख्यात हुआ। ये पियाजे सर से विख्यात नहीं हुआ। पियाजे सर तो अपना वर्क कर रहे थे, लेकिन जो वास्तव में कॉग्निशन को या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नाम मिला वो किससे मिला? कॉग्निटिव साइकोलॉजी नामक बुक जब आई, और ये किसकी थी? उल्रिक नाइसर की थी। और उसी से तो अगर ये बात आए पेपर में कि कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानवाद शब्द की एक तरह से प्रतिस्थापना की, तो कौन हो जाएंगे? उल्रिक नाइसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में ये चीज तथ्य है, और इसी धारा को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। तो चीजें ये छूटी रहती हैं। पहले हमने भी जब पढ़ा था तब ये कभी मनोवैज्ञानिक हमें नहीं पढ़ाए गए थे। इसके बाद आते हैं जॉर्ज मिलर। अगर हम जॉर्ज मिलर की बात करें तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि हम लोगों की जो याद करने की क्षमता होती है वो 7 ± 2 होती है। मतलब क्या हुआ इसका? 5 से लेके 9, 5 से लेके 9 तथ्य ही हम याद कर सकते हैं। आप देखें, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो मोबाइल नंबर लगभग जो मोबाइल नंबर होता है 10 अंकों का होता है, और आप एक बारी में मोबाइल नंबर को ही याद करके दूसरी जगह आप लिख सकते हो। इतनी ही आपकी क्षमता होती है। जनरली जो 90% लोगों की होती है वो यही होती है। आपसे हम कहते हैं 15 अंक किसी के हैं एटीएम कार्ड के या किसी बैंक अकाउंट के, और आप याद करके दूसरी जगह लिख दीजिए, तो हमारी मेमोरी इतनी नहीं होती है। हालांकि कुछ लोगों की होती है, ऐसे तो प्रतिभाशाली लोग जीनियस हैं, लेकिन सबकी नहीं होती है कि वो उन 15 डिजिट्स को याद करके दूसरी जगह लिख पाए। तो मेरे कहने का मतलब है जो जनरल इन्होंने बात की वो जनरल ये बात की किसने की? नाम याद रखना, जॉर्ज मिलर ने की। और इन्होंने कहा कि स्मृति का अपना एक फॉर्मूला है कि 7 ± 2, 5 से लेके 7 तथ्यों को, तभी ओटीपी आते हैं वो भी 4 या 6 अंकों में आते हैं, तो 5 से लेके 9 चीजों को हम एक बार में याद करके कर सकते हैं, मतलब ठीक है, वन टाइम में। तो ये बात की। दूसरे आते हैं लेव बाइगोस्की। लेव बाइगोस्की अगर बात करें तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्या ये कहते हैं? सामाजिक वर्ड लग गया है तो समाज से होगा, संज्ञान वर्ड लग गया है तो मस्तिष्क से भी होगा। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो विकास होता है वो केवल जीन पियाजे की तरह केवल मस्तिष्क से नहीं बताया, तो इन्होंने बताया कि जो बच्चे का विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। अंतःक्रिया सभी समझते हैं। बच्चा समाज के अंदर बहुत सी चीजें सीखता है, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, किसी क्षेत्र में ज्यादा योग्य होते हैं, ज्यादा काबिल होते हैं। इसीलिए इन्होंने सीखने में भाषा को, अगर पूछा जाए भाषा को औजार किसने कहा, भाषा को लर्निंग में औजार किसने कहा, तो वो किसने कहा? बाइगोस्की सर ने भाषा को टूल कहा है, औजार कहा है। किसके लिए? सीखने के लिए। क्योंकि अगर हम बाहर समाज में कुछ सीखेंगे तो उसका माध्यम भाषा ही होगी। यहीं पर ये कही। दूसरी एक संकल्पना अगर आ जाए कि इसके फोल्डिंग जो टर्म है वो किसने दिया? तो इसके फोल्डिंग टर्म, ढांचा निर्माण, जिसे पाड़ निर्माण भी कहा जाता है, वो भी बाइगोस्की ने दिया। इसका मतलब समझ लीजिए, ढांचा या पाड़ या मचान, जिसे आप अगर जानते हो तो बहुत जगह मेहरा भी कहा जाता है, मतलब जिस पर बैठ के खेत में जो जानवर पक्षी आते हैं उनको भगाया जाता है। तो वो कैसा होता है? अस्थाई होता है, स्थायी नहीं होता है। आपकी जब तक जरूरत है तब तक आप उसको रखोगे, नहीं तो आप उसको हटा दोगे। तो यही इसके फोल्डिंग टर्म उन्होंने दिया कि एक बच्चे को सिखाने के लिए तब तक मदद की जाती है जब तक कि वो सीख ना जाए, और ये अस्थायी होती है और उसको हटा लेते हैं। हम बहुत डिटेल में इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिद्धांत ही पूरा इतना बड़ा है कि एक क्लास में होगा जाके, ठीक है। तो ये इसके फोल्डिंग होती है। एक इन्होंने जेडपीडी की संकल्पना दी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि एक जोन होता है जहां तक हम सीख सकते हैं अपनी मदद से, मतलब खुद से चीजों को सीख सकते हैं, उसका एक जोन होता है। तैरने की बात आए तो नदी में एक गहराई तक तो हम खुद जा सकते हैं कि हाँ भैया इतने तक हम जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर आपको अगर कोई हेल्प थोड़ी सी कर देता है तैरने वाला, तो आप आधी नहर या नदी में चले जाते हैं। तो वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से हम बताएंगे। तो यही जेडपीडी की संकल्पना भी किसने दी? लेव बाइगोस्की सर ने दी, ठीक है। और एक चीज और है, जीन पियाजे ने बच्चे को क्या कहा था? नन्ना वैज्ञानिक कहा था। और ये कहते हैं कि बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। कैसा होता है?
एक्टिव लर्नर होता है और वो वातावरण से स्वयं सीखता है। क्या कहा था? वातावरण से स्वयं सीखता है। जबकि लेप्बार्कियोस्की कहते हैं कि वातावरण में स्वयं तो सीखता है लेकिन किसी के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। तो चलिए, बाकी जेम्स ब्रूनर की एक और बात आती है कि तीन तरह की एक होती है इनकी लर्निंग, जो सीखना होता है वो तीन तरह से होता है। एक होता है क्रियात्मक, एक होता है मतलब सिंबॉलिक लर्निंग, और एक होती है देखिए आइकोनिक इनएक्टिव, एक होती है इनएक्टिव लर्निंग, एक होती है आइकोनिक मतलब चित्र के माध्यम से, एक होती सिंबॉलिक मतलब सिंबल के माध्यम से। एक सेकंड में बताएं, बहुत सी चीजें हम शरीर से सीखते हैं, जैसे बॉल खेलना, साइकिल चलाना। बहुत सी चीजें होती हैं जो हम किससे सीखते हैं? आइकन, आइकन मतलब मॉडल, जो चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। और बहुत सी चीजें सिंबल, जैसे ओलम हो गई, अल्फाबेट हो गई, गणित हो गई, ये सिंबल के माध्यम से सीखते हैं। चित्र के माध्यम से भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। बहुत डिटेल की चीजें ये बाद में बताएंगे। तो इसकी भी चर्चा किसने की है? ब्रूनर सर ने की है। फिलहाल हमें आपको मनोवैज्ञानिक बताने थे, लेकिन इतना हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब वही संज्ञानवाद की विशेषताएं तो आप सभी जानते हो क्या होंगी। सोच, स्मृति, भाषा, तर्क, समस्या समाधान जैसी आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ भी बताने नहीं बचा। सूचना मॉडल होता है, इंफॉर्मेशन की एक प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले उसमें क्या आती है, कोई जानकारी लेते हैं हम लोग, फिर उसको समझते हैं, सोचते हैं, और फिर जाके उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम केवल वातावरण पर प्रतिक्रिया से नहीं होता है, बल्कि जो व्यवहारवाद कहता है कि वातावरण में प्रतिक्रिया से अधिगम होता है, बल्कि ये सक्रिय मानसिक गतिविधि है जो एक्टिव होकर बच्चा वातावरण में सीखता है। केवल बाहर से नहीं सीखता है, अंदर अपने मस्तिष्क से भी सीखता है। आगे है संरचनाओं और योजनाओं को स्कीमास कहा। देखिए ये जीन पियाजे सर के तीनों टर्म है, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और स्कीमास। ठीक है, इनकी भी चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट में इनके बारे में एक एक लाइन बता देते हैं। हमारे अंदर जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी जानकारी होती है उसको हम स्कीमा कहते हैं। आपके अंदर कोई जानकारी है उसको हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। ठीक है, सपोज करो आपके अंदर जानकारी है कि ये क्या है, ये कुत्ता है। बच्चे को ये पता है कि चार पैरों वाला जो जानवर है ये क्या है? कुत्ता है। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है जब इसी जानकारी में आप और कुछ जोड़ते हैं। जैसे कि कुत्ता, अगर उसने एक बार काला देखा, उसने काला देखा तो वो काला कुत्ते को ही केवल कुत्ता मानेगा। लेकिन अगर उसके सामने लाल आ जाए, अगर लाल आ जाए तो हो सकता है उसको वो कुत्ता ना माने। तब उसको बताया जाएगा कि नहीं, ये भी कुत्ता ही है। तो उसने अपनी इस जानकारी में एक जानकारी क्या कर दी? ऐड कर ली। तो किसी भी जानकारी को ऐड, किसी पुरानी जानकारी में, ऐसे लिख सकते हैं, पुरानी में नई ऐड करना एसिमिलेशन होता है। हिंदी होती है आत्मसात। आत्मसात करना है ना, जब आप ग्रहण कर लेते हो। तो आपने पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड कर ली, तो इसे क्या कहते हैं? आत्मसात कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, कम से कम चार चार एग्जाम्पल से बताएंगे। एकोमोडेशन क्या होता है? जब पुरानी जानकारी आपकी गड़बड़ थी और आपने फिर एक नई जानकारी आई तो उसी को जानकारी में रख लिया, समायोजन कर लिया। आपने क्या कर लिया? आत्मसात नहीं किया, समायोजन ही आप कर गए। तो इसे क्या कहते हैं? हम एकोमोडेशन कहते हैं कि भैया अब तो ये जानकारी हमारी पुरानी वाली गलत निकल गई, अब तो यही सही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्लफ्रेंड किसी की होती है तो क्या होता है? बहुत अच्छे से बाबू सोना जादू टोना, है ना, मिलते हैं जाकर के पब, कहाँ पर मिलते हैं? होटल वगैरह में मिलते हैं। होटल में मिलके पिज्जा विज्जा खाते हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन अगर फॉर्चुनेटली सपोज करो इनकी शादी हो जाए और वही गर्लफ्रेंड फिर क्या बन जाती है? आपकी धर्म पत्नी बन जाती है। तो उस कंडीशन में उनके जो वो बाबू सोना था वो सब चेंज होके तौलिया गीला क्यों छोड़ दिया? लाइट जाने की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। चलिए फिर भी एग्जांपल अपना चल रहा था कि किस तरह से एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन में यही होता है कि हमें पुरानी जो जानकारी होती है उसको अपडेट करना पड़ता है, और जो नई जानकारी मिलती है तो उसको हमें अपने अंदर लेना पड़ता है। सपोज अगर एक बच्चा है और वो देखता है कि किसी कुत्ते को देखता है और उसको बताया जाता है कि कुत्ता है, पहली बार देखता है उसको बताया जाता है कि कुत्ता है। तो अगर वो चार पैरों के, सपोज करो किसी दूसरे जानवर को देखता है, अगर शेर हो गया, भेड़िया हो गया, इसको देखता है तो वो उसको उसको भी कुत्ता ही कंसीडर करेगा। इन दैट केस आप उसको बताते हो कि ये कुत्ता नहीं है, ये फला जानवर है, मतलब कोई दूसरा जानवर है। तो फिर उसको अपनी जानकारी में क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी जानकारी को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब हर चार पैरों का जानवर कुत्ता
नहीं होता है, इस तरह से उसको अपडेट करना पड़ेगा। और जो अपना एग्जाम्पल चल रहा था वो गर्लफ्रेंड और वाइफ वाला, उसमें यही हम आपको कहना चाह रहे थे, एक किडिंग एग्जाम्पल था कि जो पहले की चीज़ें हैं वो वैसी नहीं रही हैं, तो अब आपको समायोजित होना पड़ेगा उनके साथ में, समझ रहे हो ना? तो वो सोचो पहले जैसी चीज़ें होंगी, मीठी-मीठी बातें होंगी और ऐसे ज़िंदगी कट जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं बाद में, ठीक है? तभी आप अनुकूलित हो पाते हैं, अदरवाइज़ फिर तो आप देखते ही हैं कि कितनी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह से हम आपको जो मानवतावाद है वो इस वीडियो में नहीं करा पाएँगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे क्योंकि इश्यू हो गया है, ठीक है? तो फिलहाल संज्ञानवाद हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और मानवतावाद का नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे।